हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम स्पेयर पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के 2 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में। आज हो चुकी है 11 तारीख, कल 12 तारीख होगी, परसों आपका एग्ज़ाम है। ठीक है। तो दोस्तों, मैं 8 मॉक इससे पहले करवा चुका हूँ। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के साथ में 9 नंबर मॉक। ठीक है, मैंने 10 मॉक करवाने का आप लोगों से प्रॉमिस किया था। उसी सीरीज में मैं आज मॉक नंबर 9 लेके आया हूँ। देखो, इससे पहले अगर किसी ने 8 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो लोग अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो लोग उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर किसी का पर्सनल ये है कि मैंने ये मॉक दिया था, इस मॉक में मुझे प्रॉब्लम आई थी, मेरे नंबर कम आए थे, वो उस स्पेसिफिक वीडियो को भी देख सकते हो। ऐसा नहीं कि सारी वीडियो देखना ज़रूरी है। अगर किसी को कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है तो स्पेसिफिक क्वेश्चन नंबर पे भी आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है। बाकी जो लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर या इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े, वो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। लिंक बायो में मिल जाएगी आपको। ठीक है। तो मॉक नंबर 9 शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि देखो, लास्ट टाइम में स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है। किसी प्रकार का कोई भी अपने माइंड पर प्रेशर नहीं लेना है। आप लोगों का एग्ज़ाम बेहतरीन होगा। आप लोगों ने तैयारी बड़ी अच्छे से की है। ठीक है। तो बेफिक्र। तो मॉक नंबर 9 शुरू करते हैं। हाँ, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे हिंदी इंग्लिश का इशू रहता है, तो वो देखो, अगर दोनों लैंग्वेज में अगर ये दे पाते तो अच्छी बात है, लेकिन ये लोग एक ही लैंग्वेज में देते हैं। या तो हिंदी में करो या इंग्लिश में करो। तो अपन हिंदी लेंगे, क्योंकि 99% बच्चे ऐसे हैं कि जो हिंदी प्रेफर करते हैं। ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिखाऊंगा, पढ़ लीजिएगा खुद से आप। सिर्फ मैं स्विच करके दिखाऊंगा। जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाला उत्पाद क्या बनता है, बताओ। देखो, H2SO4 को NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है Na2SO4 प्लस H2O। अगर इसको संतुलित समीकरण बनाओगे तो यहाँ 2 लगा दो और यहाँ 2 लगा दो। ठीक है। ठीक है। तो बना क्या, उत्पाद हमें क्या मिला, Na2SO4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Na2SO4 ए आंसर हो जाएगा। आज बड़े आराम से क्वेश्चन करवाऊंगा, चाहे कम नंबर आ जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। 2 ट्रेनें, एक बार के लिए इंग्लिश में स्विच कर देता हूँ। ठीक है। पॉज करके देख लीजिएगा आप इंग्लिश में। 2 ट्रेनें 38 किलोमीटर प्रति घंटा और 92 प्रति किलोमीटर की गति से एक ही दिशा में चल रही, उनकी लंबाई 400 मीटर और 350 मीटर है। धीमे चल रही ट्रेन को पार करने की में तेज चल रही ट्रेन को कितना समय लगेगा, समझो। अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है तो वो खुद की लंबाई तो पार करेगी, लेकिन दूसरी ट्रेन की लंबाई भी पार करेगी। मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर खुद ट्रेन को पार कर रही है तो दोनों की लंबाई को पार करेगी, किसी पुल को पार कर रही है तो ट्रेन और पुल को लंबाई को पार करेगी। लेकिन किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी। व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती, खंबे की भी कोई लंबाई नहीं होती। और एक और बात बोलता हूँ कि देखो, अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो ट्रेन की स्पीड जुड़ेगी, और एक ही दिशा में चल रही है तो घटेगी, इनकी माइनस होगी। देखो, एक ही दिशा में चल रही है तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरी सापेक्ष स्पीड हो गई। ठीक है। अब देखो, इस स्पीड से मैं कितना चलूंगा, कितना समय में पार कर जाऊंगा, ये 400 प्लस 350 750 मीटर। क्योंकि ये किलोमीटर में है तो मीटर प्रति घंटा में कर दूंगा, प्रति सेकंड में कर दूंगा, तो 5/18 का भाग दे दूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 18 ऊपर चला जाएगा। तो इसको सोल्व कर दो। 18 से 3 बार गया, 15 से 50 बार गया। ठीक है। तो ये 50 सेकंड मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल इंग्लिश में देख लीजिएगा। अबे बोल रहा है कुछ छात्र है ना, वो क्या है, लड़के हैं। ठीक है। और सभी लड़के क्या है, ईमानदार है। सभी लड़के ईमानदार।
कुछ ईमानदार टॉपर है, टॉपर, ठीक है। तो कुछ टॉपर लड़के हैं, क्या बोल सकता हूँ, कुछ टॉपर लड़के हैं क्या, नहीं है, क्योंकि देखो ये हिस्सा जरूरी नहीं है, हो सकता है ये ऐसे बन जाता, मतलब कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। कुछ ईमानदार लड़के हैं, कुछ ईमानदार लड़के हैं, बिल्कुल जो ईमानदार के अंदर ये जो हिस्सा आ गया वो सारे लड़के ईमानदार है, तो ये बात बिल्कुल सही है। कुछ ईमानदार छात्र है, बिल्कुल ये जो हिस्सा आ गया ये भी छात्र ईमानदार है। कुछ टॉपर छात्र हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो मेरा कौन सा, दूसरा और तीसरा अनुसरण करेगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल, 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी, क्या है मतलब 130 रैंक है। चलो ये किसके द्वारा इशू किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है बताओ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये यूएनडीपी की फुल फॉर्म है। उसके अलावा चलो फर्स्ट रैंक पर कौन है, फर्स्ट रैंक पर तो ये है आइसलैंड, ठीक है। इससे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इससे। नेक्स्ट, ये पूछा है कौन सा कथन सत्य है, यानी कि करेक्ट पूछा है, पढ़ो आप। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही बात बोली है इसने। निलंबन के कारण कण इससे गुजरने वाली प्रकाश किरण को प्रकीर्णित करते हैं और इसका मार्ग दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही बात बोली है। जब निलंबन को बिना किसी रुकावट के छोड़ दिया जाता है तो विलय कण नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थिर होता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो ठीक है, इसके तीनों सही होंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा। रंगीन बल्बों की कुल संख्या 1260 है, एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए। रंगीन ब्लॉकों की कुल संख्या कितनी है, 1260 है। यदि लाल ब्लॉक नीले ब्लॉक से, यानी कि रेड ब्लॉक ब्लू ब्लॉक से 2:3 5 में है, और नीले ब्लॉक का पीले ब्लॉक से, यानी कि ब्लू का किससे, पीले से, यानी कि येलो से, क्या रेशो 7। तो ये 15 है, ये ब्लू एक तरफ 15 एक तरफ 5 है, तो 15 इसको भी 15 बना दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इनका रेशो क्या बन जाएगा 6:15:7। तो ये बोला कितने पीले ब्लॉक है, अब बताओ टोटल कितने हैं, 21 28 126, जो है 1260 है, 28 का मान है, और इसने पूछा किसका मान, 7 का मान। 7 चौक 28, 4 से कितनी बार गया, 3 1 और 5, 315 बार। नेक्स्ट सवाल, समीकरण को चेंज करना है, किसको चेंज किया जा सकता, किन दो साइन को परस्पर बदला जा सकता है बताओ। अगर देखो मैं अगर भाग को चेंज कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर इनटू और डिवाइड को चेंज कर दूंगा तो क्या 17 में 4 का भाग जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। देखो करने में मैं सीधा भी कर सकता हूँ, लेकिन इसको क्या ना मैं समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे सोचा जाता है एग्जाम में। अगर मैं प्लस की जगह भाग ले आऊँगा, समझो, तो क्या 4 में 6 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे 3 आएगा और 3 से 17 नहीं कटेगा, तो ये बात भी बिल्कुल गलत हो गई। अब रही बात ये दोनों, इन दोनों में से, अब इन दोनों में से एक को सोल्व करना है, एक को सोल्व कर दोगे तो आपका दूसरा अपने आप आंसर हो जाएगा। 17 प्लस की मतलब इंटू की जगह प्लस और प्लस की जगह इंटू, भाग 2 -27, ये कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो गया 29 -27, कितना हो गया भाई 2 हो गया, 92 नहीं हुआ, यानी कि ये भी गलत, मेरा आंसर ये हो जाएगा। अगर आप लोगों को कंफर्मेशन और चाहिए तो फिर सोल्व कर लो भाई। मेरा तो ये कहना है कि एग्जाम में सोल्व मत करने बैठ जाना, क्योंकि आपका एक एक सेकंड कीमती रहेगा एग्जाम में, ठीक है। आप लोग सोल्व करने के चक्कर में अपना टाइम खराब कर दोगे। ये कितना 68 -3 + 27 कितना होगा 65 + 27 92। ये देखो, अब ये जो 30-40 सेकंड एक्स्ट्रा लगे ना, यही आपको एग्जाम में बचाने हैं भाई। वे गणतंत्र दिवस समारोह में 38वें राष्ट्रीय खेलों की सर्वश्रेष्ठ जॉकी का पुरस्कार किस राज्य ने जीता, बताओ। एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए, मैं बताता हूँ इसका किस आंसर क्या है, पढ़ लिया होगा। ये जीता उत्तराखंड ने, किसने जीता, उत्तराखंड ने। सब लोगों को पता है कितनी बार
मॉक में पूछा गया क्वेश्चन है, एनटीपीसी में, बहुत एग्जामों में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग की जाती है? यानी कि इसने क्या पूछा है, ऐसा यूनिट पूछी किसकी, वर्क की, यानी कि कार्य की। ऐसा यूनिट क्या होती है बताओ? जूल, सबको पता है। चलो न्यूटन किसकी होती है? चलो न्यूटन बता दो। न्यूटन फोर्स की होती है, यानी कि बल की। मीटर किसकी होती है? डिस्टेंस यानी कि दूरी की। और किलोग्राम द्रव्यमान की, यानी कि मास की। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत इतना दे रखा है, दूसरी और तीसरी संख्या का योग ज्ञात करना है। समझो, सीधा आंसर 225। क्यों? क्योंकि 4 क्रमागत संख्याएं कोई भी ले लो तो उनका औसत क्या होता है भाई? मान लो 1 2 3 4 क्रमागत संख्याएं ली तो उनका औसत क्या होता है? दूसरी और तीसरी का प्लस। इनका हो तो इनका है तो भाग देते हैं ना, इनका है तो माध्य निकालते या औसत निकालते, तो मुझे चारों का मिल जाता है, यही तो करते। तो दूसरी और तीसरी का योग ही तो पूछा है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा तो दूसरी और तीसरी का योग मिल जाएगा मुझे। नेक्स्ट, 3 4 15 126 और 1237। देखो पहली बात, इनमें कितने का अंतर है? 1 का, फिर 111 का, फिर सॉरी 11 का, फिर 111 का, और एक 11 11 11 होगा। तो एक चीज समझ में आया आप लोगों को कि पहले 1 का अंतर है, फिर 11 का, यानी कि अब कितने का अंतर होगा? 1237। 37 में क्या जोड़ा जाएगा? 1 1 1 1 1, यानी कि 5 बार 1, यानी कि 8 4 3 2 1। ये रहा, ठीक है। 11 में सी आंसर हो जाएगा आप लोगों का। लो जी, कुछ खास नहीं है, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये दे रखा है दर्पण को रखा जाता है दाईं ओर, तो अब बताओ कैसे बनेगा? अगर दाईं ओर रखा जाए तो ये इधर आ जाएगी, ये यानी कि इस हिस्से में आएगी, इस हिस्से में आएगी, ये देखो इस। और ये वाला ये यहाँ इधर आ जाएगा, इधर नहीं आएगा, इधर खाली आएगा, यानी कि खाली। तो मेरा आंसर ये हो गया भाई। इसको इधर पलटोगे तो ये हिस्सा इधर आ जाएगा और ये हिस्सा इधर आ जाएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, समझिए, इंग्लिश में कर दीजिए। अलार्म कैसे बज गया यार मेरा? ये इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। किस देश की राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालो को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? बताओ, अभी चर्चा में रहा था। तो किस देश की राष्ट्रपति थी बताओ? तो ये थी त्रिनाद और टोबैगो, जो कि वेस्ट इंडीज, जो जिसे हम अपन वेस्ट इंडीज बोलते हैं, वहीं का एक द्वीप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण हस्त अंगूठे के नियम के अनुसार चालक के चारों ओर मुड़ी हुई उंगलियां किस पर चालक को दर्शाती है? बताओ। तब तक मैं इंग्लिश में भी दिखा देता हूं, ये देखो, बताओ किसको दर्शाती है? सबको पता है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, और आपका अंगूठा किसको दर्शाता है? धारा की दिशा को। भाई जो आपकी उंगलियां मुड़ी हुई होती है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, और अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाता है। देखो मैं एक्चुअल में समझाता हूँ आपको हाथ से ही, लेकिन एक्चुअल में सामने नहीं आ पाता, तो इसकी वजह से आप लोगों को दिखता नहीं है। आगे से मैं कभी ट्राई करूँगा, कभी एक आधा महीने के बाद अगर अच्छा सेटअप जम पाया तो मैं फेस दिखा कर ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। लैपटॉप की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, अब वो दूसरी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई कि कुल वृद्धि 135% हो गई? अब मेरी बात को समझो, इंग्लिश में भी पढ़ लो। इसके 2 तरीके हैं। बेसिक तरीका क्या कहता है कि मान लो कि कोई भी x वस्तु है, उस पर 5/4 की वृद्धि हो गई, और दूसरी 100 + x/100 की वृद्धि हो गई, तो ये 135 हो गया। ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका, जिसको सोल्व कर लेना, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। मैं कहता हूं कि भैया ऐसे मत करो, मेरे पास ऐसे का कोई जवाब नहीं है। मैं अगर ऐसे क्वेश्चन में बेसिक लगाने लगे, इसको सोल्व करने लगे, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं क्या कहता हूं कि 100 रुपये की कोई वस्तु थी, 125 25% की वृद्धि 125 की हो गई।
अब टोटल मुझे 135% की वृद्धि करनी है, 135 तक जाना है, तो मुझे 10 और बढ़ाना पड़ेगा, 10 और बढ़ाना पड़ेगा, 10%, 125 की तुलना में। भाई 125 का 10 कितना प्रतिशत है बताओ? 10% तो हो नहीं सकता, क्योंकि 12.5% होगा 10%। 9% हो नहीं सकता, क्योंकि 11.75 होगा, ये सॉरी 10.75, नहीं नहीं, हाँ हाँ यही होगा, ये गलत होगा। 1.25 यानी कि, इसको छोड़ो, चलो चलो एक ऐसे मत सोचो, चलो एक काम करो भाई, 1% का मान 1.25 होगा तो 8% का मान 10 हो जाएगा। ऐसे भी ऐसे सोच लो सीधा, तो 8% मेरा आंसर होगा। अगर आप लोग ऐसे नहीं सोच पा, सबसे बढ़िया चीज़ है ज्ञात ही कर लो, 25 से 4 बार, ये 5 बार, 5 से 2 बार, 8%, खत्म। बिल्कुल इजी सवाल था, लेकिन मैंने 2 मिनट दिए सिर्फ आप लोगों को ये समझाने के लिए कि भैया एग्जाम में कैसे कर सकते हो आप। चाहता तो मैं तो करके निकल जाता, मुझे कोई मतलब नहीं, अगर मैं करके निकल जाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है ये चीज़ कभी समझ में नहीं आएगी इस चीज़ से। अब इसको देखो, कौन से चिन्हों को परस्पर परिवर्तित करता है। अगर मैं खुद से ही सोल्व करने जाऊँ इसको, तो मैं तो फटाफट करके निकल जाऊंगा। मैं चेक करूंगा कि क्या मैं भाग को दे सकता हूँ प्लस की जगह, नहीं दे सकता, क्योंकि 28 7 से नहीं जाएगा, तो इसको मैं ले ही नहीं सकता, यानी कि ये वाला खत्म हो गया, प्लस और माइनस, प्लस और भाग वाला। अब ये भाग और माइनस, देखो अगर मैं इसकी जगह भाग रख दूं माइनस की जगह, तो ये 2 बार जाएगा, यानी कि ये हो सकता है। और इंटू की जगह अगर मैं रख दूं, तो क्या ये जाएगा, 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी कि इन दोनों में से एक होगा। अब मैं पहले को चेक कर लेता हूँ फिर वापस, 912, इसकी जगह माइनस की जगह भाग रख दिया, तो 456 इंटू 28 प्लस 390 -2, ये 2 बार गया, तो 56 प्लस 390 -2, तो कितना आ गया, 446 -2, तो आ गया ना 444, तो ये मेरे से को आंसर मिल गया। एग्जाम में तो मैं करके निकल जाऊंगा, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे कैसे सोल्व किया जा सकता है, कैसे सोचा जाता है। सबसे पहले हमेशा जो डिवाइड वाली संख्या है ना, उसको सोचा करो। यार अगर डिवाइड सबसे हो रहा है तो फिर आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा, वो तो कोई उपाय ही नहीं है उसका। फिर भारत में 21 राष्ट्रीय जलमार्गों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए घोषित अनुमानित निवेश कितना है बताओ? बताइए आप लोग, कहीं पढ़ा है आप लोगों ने ये क्वेश्चन? इसका आंसर वो है भाई 50,000 करोड़। ठीक है, देख लेना भाई, याद रख लेना, देख क्या लेना। इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए एक बार आप, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। अब मैं सोल्व कराता हूं। एक विद्युत बल्ब के तंतु से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। 8 मिनट में तंतु के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रॉनों का आवेश दिया हुआ है। ठीक है सर, बड़ा बेहतरीन सवाल। मैं क्या कहता हूं, आप लोगों ने सुना होगा, धारा धारा आई बराबर क्या होती है? कूलाम बटे टाइम, इनकी क्यू बटे टी, समय। क्या ये बात आप लोगों ने पढ़ी है? बिल्कुल सर पढ़ी है। आई कितना है मेरा? 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर। तो क्यू कितना आ जाएगा? एक और चीज आपको निकालनी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला बताओ कैसे निकालते हो आप लोग? सर हम निकालते हैं एन बराबर, इनकी संख्या बराबर कूलाम अपॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो इलेक्ट्रॉन ये निकला है ना, इलेक्ट्रॉनों का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है सर, हम ऐसे निकालते हैं। तो मुझे क्यू चाहिए। अब क्यू चाहिए तो धारा 1 एम्पियर है और कूलाम क्यू बराबर टी कितना है? टाइम 8 मिनट है, तो मुझे सेकंड में बदलना पड़ेगा, इनकी 8 × 60, क्योंकि मुझे चाहिए सेकंड में ही। ठीक है, तो 480, तो क्यू बराबर मेरा कितना आ गया? 480 कूलाम। क्या आप लोगों को बात समझ में आ गई? ठीक है, अब समझो, अगर मैं
क्यू की जगह 480 रख दूं और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश तो मेरे को दिया ही रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब समझो, अगर मैं यहाँ से जीरो हटा दूँ ऊपर 10 चला जाएगा 10, और ये 16 से 30 बार चला जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा। क्या मैं इसको 3 × 10⁻2 लिख सकता हूँ? सर लिख सकते हो, क्योंकि 300 हो गया। इसको क्या लिख सकता हूँ, नीचे वाले को ऊपर ले जाऊंगा 10⁻19 हो जाएगा प्लस में जाके, तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁻21 मेरा आंसर हो जाएगा। n बराबर 3 × 10⁻21। बड़ा अच्छा सवाल, 2.5 मिनट लगे, लेकिन अच्छा सवाल था, आप लोगों को करना चाहिए ये क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन ये बोला 6 वर्ष की पूरी अवधि 2015 से 2020 तक शहर में विचाराधीन 4 निर्माताओं की कारों की कुल बिक्री कितनी है, बताओ। बड़ा बेहतरीन सवाल, इंग्लिश में देख लीजिएगा, सबकी बतानी है मुझे। एने टोटल कितने की खरीदी? 40 सर, 36 जोड़ोगे तो 80 हो जाएगी। 80 और 120 और 168, यानी कि यहाँ से मुझे कितना मिलेगा, 168 मिल गया। यहाँ से 168,000 10 हज़ार में दे रखा है, यानी कि 1,68,000 मिल गया। ठीक है, आगे 48, एक काम करो इसको जोड़ो फटाफट। 40 कितना हो गया, 80 120 150 150 और ये 8 9 159 159 और 13 164। सॉरी, अरे यार क्या कर दिया मैंने। 40 80 120 और 30 150 159 और 12 171। नेक्स्ट जोड़ो भाई। 46, ये 4 4 160 और 8 12 इनके 172। फिर आगे जोड़ो भाई, 50 90 और ये 80 170 5 175। फिर जोड़ो भाई, 50 40 90 और 170 और ये कितना हो 6 और 4 10 इनके 180। फिर जोड़ो 50 40 90 और 90 180 और 7 187। इन सबको जोड़ के आप लोग क्या कर सकते हो, वो संख्या निकाल सकते हो। सबको जोड़ना है भाई, ऐसा पूछा है तो मजबूरी है। अब जोड़ोगे फिर कैसे, जैसे मैंने अभी जोड़ा 16 को 16 मतलब 170 100 ये सब जोड़ लो 160। 16 और 17 कितना होता है 33 और 17 50 67 67 और 18 85 और 103 हो गया 103। प्लस जोड़ोगे 8 9 11 5 16 और 7 23 यानी कि 23। तो ये कितना आ गया भाई 126। 126, तो ये तो गड़बड़ हो गया, गलत जुड़ गया क्या। 3 3 6 है तो सही, 6 की 6। रुको दोबारा जोड़ो। अरे सही तो है, यहाँ 1030 होगा। 1030 प्लस 23 तो 1053 हो गया। 1053 और इसके 1000 लगा दोगे 3, बस खत्म। तो 1 करोड़ 5 लाख 30 नहीं कितना 10 लाख 53,000 हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। सिर्फ आप लोगों को इसको जोड़ना है, जोड़ोगे तो 1053 आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें अपन को क्या करना, काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन है। आप लोग देखो कैसे काउंट कर सकते हो। देखो, अपने को ट्रायंगल ज्ञात करने, तो एक ये हो जाएगा 2, एक ये हो जाएगा 3, एक ये हो जाएगा 4 5 6 7 8। ये 8 त्रिभुज हो गए अपने पास। 8 सीधे सीधे अपने को दिख गए, सर दिख गए। अब देखो, क्या कर सकते, एक ये दिख गया 9 9 दिख गया। ठीक है सर, एक ये दिख गया 10 हो गया सर। सर एक और दिख गया ये पूरा वाला, सर 11 हो गया सर। सर ये सब तो दिखा, लेकिन मुझे एक और तो दिख गया ये वाला, ये भी तो दिख गया सर, 12 हो गए। सर और कोई दिख रहा है सर?
एक और दिख गया ना, ये देखिए आप, 13। तो यानी कि 13 आंसर होगा, क्योंकि 13 से आगे इसने कुछ दे नहीं रखा, तो 13 आंसर हो जाएगा। 13 अपन लोगों ने गिन भी लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द, हिंदी में पढ़ लीजिए आप, सर्वप्रथम हिमालय उच्च तुंगता वायुमंडलीय और जलवायु केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया था। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ज़्यादातर ये चीज़ें कहाँ लॉन्च होती है, कि जो ऊंची वाले स्थान होते हैं, यानी कि जैसे हिमालय वाला कौन सा क्षेत्र है, ज़्यादातर सारे क्षेत्र हिमालय वाले दे रखे हैं। तो इसका आंसर क्या, मैं आप लोगों को बता दूं, इसका आंसर डी है, सॉरी बी है, उधमपुर। यानी कि जो हिमालय उच्च तुंगता वायुमंडलीय जलवायु केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है, उधमपुर में। ठीक है, याद रख लेना अगर याद नहीं हो तो। एक छात्रा की नैतिक शक्ति -0.5 है। अगर -0.5 है तो सीधी बात है, ये माइनस, जो ये माइनस ऋणात्मक है, ये किसको दर्शा रहा है बताओ। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ऋणात्मक किसको दर्शाता है, ये अवतल दर्पण को दर्शाता है, अवतल दर्पण को। तो अवतल लेंस को दर्शाता है, तो यानी कि मेरा अवतल लेंस वाला आंसर होगा, उत्तल वाला होगा ही नहीं। तो इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है सर, इस दोष को ठीक करने के लिए उसे किस प्रकार के चश्मे के लेंस और उसकी फोकस दूरी का उपयोग करना होगा। फोकस दूरी का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोकस दूरी 1/p पावर। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, f बराबर 1/0.5 माइनस का, क्या मैं 0.5 को 1/2 लिख सकता हूँ, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 हो जाएगा माइनस का 2, यानी कि 2 मीटर की लेंस, यानी कि डाई की नहीं, 2 की, यानी कि उसकी माइनस में 2.0 मीटर क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, फोकस दूरी, और आपको अवतल लेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट, मैं ए बी सी में डी, बी सी पर एक बिंदु है। ओके, ये क्या बोल रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, एक बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी को आगे बढ़ाया जाता है ई तक। ओके सर, ई तक बढ़ा दिया मैंने, इसको एक काम करो, रिटर्न लो पे वापस, इसको थोड़ा सा ऐसे रखो, ई तक बढ़ाया जाता है। और ये क्या कह रहा है कि ए सी को भी एफ तक बढ़ाया जाता है, एफ तक बढ़ाया जाता है। एक वर्त डी ई एफ से गुजरता है, एक वर्त क्या करता है, यहाँ एक डी बनाया गया और डी ई एफ से गुजरता है, ऐसे ऐसे कोई वर्त बना दिया गया, वर्त बना दिया गया है, यहाँ डी बना दिया गया है। तो ये क्या कह रहा है, ए बी 10 है, ए सी 8.6 है, और बी सी अपने को 6.4 दे रखी है। तो मेरे को पूछा है बी ई की लंबाई, बी ई की लंबाई। देखो, अब इसको ज्ञात करने का, जब भी आपको ऐसी चीज हो तो इसका परिमाप कितना है भाई, इस त्रिभुज का कितना, देखो अगर कभी भी ऐसा डायग्राम बन जाए, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ए ई है ना, ए ई, यानी कि ये ए ई है, ये क्या होता है, ये परिमाप का, त्रिभुज के परिमाप का आधा होता है, त्रिभुज के परिमाप का आधा। परिमाप कितना है, देखो जोड़ो, 10 8.6 और 6.4, 10 18 24 और 25, 25/2, यानी कि मेरा जो ए ई कितना आ गया, ए ई कितना आ गया मेरा 12.5। अगर ये ए एफ भी पूछता ना, ए एफ भी, तब भी ये 12.5 ही होता। कितना होता सर, 12.5 ही होता। ए पूछे चाहे ए ई पूछे, दोनों एक ही होंगे। अगर ये 12.5 है तो अपने को बी पूछा है, 10 ये हो गया ए बी, तो 2.5 ये बच गया। गलती मत कर देना, बड़ा अच्छा सवाल है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। विनीता सुनीता एक पार्क में खड़े हैं, जो सूर्य उदय के समय एक दूसरे के सम्मुख देख रहे हैं। समझो, इंग्लिश में मैं कब बता देता हूं, एक बार देख लीजिए। विनीता और सुनीता एक पार्क में खड़े हैं, जो सूर्य उदय के समय एक दूसरे के सम्मुख देख रहे हैं, कि कोई भी समय हो गया, विनीता की छाया सुनीता की, देखो सूर्य उदय किस दिशा में होता है बताओ भाई, सूर्य उदय पूर्व में होता है, पूर्व दिशा होगी ये इधर। अब ये क्या कह रहा है कि विनीता, ये दोनों आमने सामने खड़ी है, एक इधर मुख करके खड़ी है, एक इधर मुख करके खड़ी है, ठीक है सर, और सूर्य इधर से आ रहा है, ठीक है। विनीता की छाया सुनीता के बाईं ओर पड़ी है। अगर मैं सुनीता को यहाँ रख दूं, तो क्या विनीता की छाया इधर पड़ सकती है, सुनीता के बाईं ओर? बिल्कुल पड़ेगी।
तो विनीता इधर आएगी, विनीता, और सुनीता इधर आएगी। भाई एक बात बताइए, अगर मैं सुनीता को ऊपर रख दूंगा तो इसकी छाया सुनीता की इधर पड़ेगी, जो कि विनीता के बाई ओर होगी, सुनीता के दाई ओर होगी। ठीक है, विनीता की छाया, ओके। कंफ्यूज हो गए होंगे, सुनो मेरी बात को दोबारा समझो। पूर्व में सूर्य उदय हो रहा है, इधर से सूर्य आएगा तो प्रकाश इधर से आएगा, तो छाया इस साइड पड़ेगी, इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड छाया होगी। ठीक है सर। अब एक चीज बताओ, ये किसके बाई ओर होगी? जो इधर मुख कर रहा हो उसके बाई ओर होगी, या इसके बाई ओर होगी? जो इधर मुख कर रहा है, जो उत्तर की ओर मुख कर रहा है उसकी बाई ओर ही होगी ना, बिल्कुल। तो किसके बाई ओर है? सुनीता के बाई ओर, सुनीता के बाई ओर, और विनीता इधर खड़ी हुई है। ठीक है, आमने सामने मुख करके। तो विनीता किस दिशा में देख रही है? तो विनीता दक्षिण में देख रही है। बड़ा अच्छा सवाल, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने डिटेल में समझाया इसको चित्र बना के। निम्नलिखित में से कौन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में विद्युत आवेगों के माध्यम से सूचना के संचालन के लिए विशिष्ट है? बताओ। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, मैं फटाफट आंसर करा के निकलूंगा। 25। इसका आंसर है न्यूरॉन। ये क्या करता है? यह आपके एक भाग से दूसरे भाग में विद्युत आवेगों के माध्यम से सूचना का संचालन करता है, न्यूरॉन। एक चुनाव में, एक बार इंग्लिश में, मैं बिना कहे इंग्लिश बोले फटाफट कर दूंगा। एक चुनाव में जिस उम्मीदवार को 60% वोट मिलते हैं वो 500 वोटों के बहुमत से चुना जाता है, और कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई एक बात बताओ, अगर 100% वोट थे तो जीतने वाले को 70 मिले, तो हारने वाले को 30 मिले होंगे। और वो कितने वोटों से जीता? 500 वोटों से बहुमत से जीता, यानी कि एक को 30 मिले, एक को 70 मिले, तो 40% से जीता होगा। लेकिन ये कह रहा है 40% नहीं भैया, 500 वोटों से जीता हूं मैं, 500 वोटों से। तो मुझे 40 का मान पर 500 आ गया, तो 100 का मान चाहिए। ये 2.5 गुना होगा, तो इसका 2.5 गुना 1250। नेक्स्ट, पचास छात्रों की एक कक्षा में रघु की रैंक पोल से दुगनी है, यानी कि जो भी रैंक होगी पोल से दुगनी होगी रघु की। ठीक है, 10 छात्र जिनमें से रघु से भी खराब रैंक के हैं, यानी कि रघु की, एक बार बताओ, अगर 10 छात्र रघु के नीचे 10 छात्र हैं, तो रघु की रैंक 40वीं होगी। अब ये क्या बोल रहा है? रघु की रैंक पोल से दुगनी है, यानी कि अगर इसकी 40 है तो पोल की कौन सी रैंक होगी? 20वीं, आधी होगी। तो पोल की रैंक पूछी है 20वीं, खत्म। नेक्स्ट, आपको क्या ज्ञात करना है? सीमा ज्ञात करनी है, यानी कि इनकी रेंज ज्ञात करनी है। ये जो आंकड़े दिए हुए हैं ना, ये जो संख्या दी गई है, रेंज कैसे ज्ञात करते हैं? रेंज, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या फटाफट माइनस सबसे छोटी, मैं छोटी लिख देता हूं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 21। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 11। तो मेरी रेंज क्या आ गई? 10। नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। सी को लिखो आप, 3 पे लिख सकते हो, 24 पे लिख सकते हो, 22 और 5। ये 4, 23, 20 और ये 7। +1, -1, -2, +2। तो यहाँ भी ये होगा +1 क्या होगा? b, -1 y, b y। ठीक है, फिर उसके बाद -2 x 24 पे आता है माइनस, यानी कि v पे आएगा, और ये +2 यानी कि c यानी कि e, v e, ये रहा लास्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, 50 और 60 के बीच प्राइम नंबर का योग पूछा है। इसने क्या बोला? 50 एंड 60 के बीच जितने भी प्राइम संख्या है उनका योग पूछा है, टोटल सम पूछा है। कितनी संख्या है बताओ? 51 होगी, नहीं होगी। 52 होगी, नहीं होगी। 53 होगी एक तो। 54 होगी, नहीं होगी। 55 नहीं होगी। 56 नहीं होगी। 57 नहीं होगी। 58 नहीं होगी। 59 होगी। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 112। नेक्स्ट सवाल, इंग्लिश में पॉज करके पढ़ लिया करो, इंग्लिश मीडियम वाले। नयन के पास 3 अलग अलग रंगों की
4 टोपी है उसके पास कितनी नीली टोपी है बताओ। ये अपने को एक प्रश्न पूछा गया है कि नयन के पास 3 अलग अलग रंग की टोपियां हैं, तो उसके पास कितनी नीली टोपी है। समझो, आपको पहला कथन दिया गया नयन के पास 2 सफेद टोपी है। ओके, अब देखो इससे क्या निकाला जा सकता है। नयन के पास अगर 2 सफेद टोपी है तो अब दो अगर वाइट है तो अब इसके पास तीनों अलग अलग रंग की टोपियां हैं, इनकी कोई ना कोई रंग ऐसा होगा जो 2 होगा। 2 वाइट हो गया तो एक नीली होगी और एक कोई सी भी और कलर की होगी, इनकी दोनों अलग अलग कलर की होगी। तो मुझे मिल गया कि नीली टोपी कितनी होगी भाई, एक ही हो सकती है ब्लू, क्योंकि एक किसी और रंग की होगी। भाई तीनों अलग अलग रंग की टोपियां हैं ना, 4 में से 3 अलग अलग रंग है, तो बिल्कुल मुझे ये आंसर मिल गया। तो इससे भी मैं सही आंसर, ठीक है। उसके पास जितनी भी नीली टोपी है उतनी ही सफ़ेद टोपी है। मान लो उसके पास अगर एक ब्लू है तो एक ही वाइट है, तो 2 कितनी होगी, 2 अदर होगी, किसी भी अदर रंग की होगी। अगर मैं मान लेता हूं 2 तो क्या मैं यहां से नीली टोपी निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। अब ऐसा समझो, अगर दो ब्लू मान ली और 2 वाइट मान ली तो क्या बच गया, 0 बच गई, 0 टोपी। तो ये तो मैं पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ से एक चीज़ मिल गई। अगर मैं 2 ब्लू भी मान सकता हूँ, नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकता, क्योंकि 0 बच गया ये पे। तो लेकिन मुझे एक कंडीशन क्या मिली, बराबर मिली। तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया, एक नीली टोपी मिल तो गई ना, इनकी ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। अब दोनों से सही होगी तो दोनों सही तो नहीं होंगे एक साथ नहीं है पर्याप्त, क्योंकि देखो तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, या तो 1 से मिलेगा या 2 से मिलेगा मुझे आंसर। तो मेरा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, जैव विविधता, इंग्लिश में पढ़ लीजिए आप, 24 मिनट बाकी है, आराम से। जैव विविधता जीवन की विविधता का एक माप है और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व स्तर पर किस क्षेत्र की उच्चतम जैव विविधता के लिए जाना जाता है बताओ। अमेजोन वर्षावन को सबको पता है। एक माँ और बेटे की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। 14 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। समझो, अगर मैं यहां से एक चीज करूं और बाय ऑप्शन जाऊं, माँ की वर्तमान आयु मान लो मैंने 32 ले ली, तो बेटे की आयु कितनी हो जाएगी, सबको पता है 8 हो जाएगी। क्या 14 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 14 वर्ष बाद 46 हो जाएगी। और यहाँ 14 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 22। क्या दुगना है, नहीं है। ऐसे 36 लूँगा तो ये 9 हो जाएगी, इसमें जो 14 जोड़ूंगा तो 50, और ये कितनी हो जाएगी भाई 14 23, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा, 28 लिया तो मैंने, कितना हो गया 28, और ये 7 हो गई। अगर मैं इसमें 14 जोड़ा तो ये 42 हो जाएगी, इसमें 14 जोड़ा 21 हो जाएगी, यानी कि दुगनी हो गई। ये आंसर सही हो गया। एक तरीका ये है जिसको आप कर सकते हो बाय ऑप्शन बड़े आराम से। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है, सर मैं एक काम करता हूँ, माँ की आयु 4x मान लेता हूँ और बेटे की आयु x मान लेता हूँ और इसमें 14 जोड़ देता हूँ, तो मेरा रेशो क्या बन जाएगा, 2:1। सोल्व कर देता हूँ मैं, 4x + 14 बराबर 2x + 28। तो क्या मिल जाएगा सर, 2x बराबर 14 मिल जाएगा, तो x बराबर 7 मिल जाएगा। अगर x 7 है तो 4x का मान 28 हो जाएगा। तो ये मेरा यहाँ से भी आंसर मिल जाएगा, बड़ा आसान भी हो जाएगा। ये मैंने दोनों तरीके आप लोगों को बता दिए। मैं बाय ऑप्शन, देखो हर जगह बाय ऑप्शन काम नहीं आएगा, देखो समझो, लेकिन मैं बताता क्यों हूँ, क्योंकि आप एग्जाम में फंस जाओ ना कहीं पे, तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो वहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश वापस हिंदी। अब देखो इसने क्या पूछा है, त्रिभुज अभिनेताओं को दर्शाता है, वर्ग शिक्षकों को दर्शाता है, वर्त भारतीयों को दर्शाता है और आयत पिता को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा समूह उन भारतीयों को दर्शाता है। पहली बात, भारतीयों को कौन सा दर्शाता है, वर्त दर्शाता है, ये वाला होगा बिल्कुल। इसके बाहर नहीं जाएंगी चीजें, जो भी होगी इसके बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। अब समझो, ये भारतीयों को दर्शाता है जो या तो शिक्षक हो या पिता हो। शिक्षक किसको दर्शाता है, वर्ग, ये वर्ग हो गया, यानी कि सी वाला शिक्षक हो।
या तो शिक्षक होना चाहिए या पिता होना चाहिए, और एफ या पिता भी हो गया बिल्कुल। तो सी एफ तो आएगा, सी एफ तो आएगा, सी एफ आएगा, सी एफ आएगा, सी एफ आएगा। और ई, ये दोनों ही है, शिक्षक भी है, पिता भी है, और भारतीय भी है। तो ये मेरा आंसर सी ई एफ हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि का रिकॉर्ड उच्च स्तर पर हासिल किया है, बताओ। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई मौकों में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। 25 गीगावाट, जो मैंने बहुत बार बता भी दिया है। 2 केजी द्रव्यमान के एक पिंड पर 4 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य कर रहा है। इसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड से बदलकर 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा, बताओ। आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, F बराबर ma होता है, F बराबर ma, बल का फॉर्मूला पढ़ा है, बिल्कुल सर पढ़ा है। अब मुझे ए तो दे नहीं रखा, ए तो कहीं दे नहीं रखा, तो ए होता क्या है, ए यानी कि त्वरण क्या होता है, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाता है। क्या बात सबको पता है? बिल्कुल सर। तो 12 से 8 हुआ है, इनकी कितना परिवर्तन हुआ है, 4 मीटर प्रति सेकंड का, यानी कि मेरा ए बराबर क्या आ गया, 4 मीटर प्रति सेकंड। 2 केजी द्रव्यमान दे रखा है मेरे को, तो क्या हो जाएगा, अच्छा 4 मीटर प्रति सेकंड, तो क्या आ गया, त्वरण आ गया। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये तो 4 सेकंड का दे रखा है, मुझे 1 सेकंड का चाहिए। तो 4/4 हो जाएगा, तो 1 सेकंड का 1 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, एफ बराबर 2 न्यूटन के लिए 1 सेकंड का कितना हो जाएगा, द्रव्यमान 2 आ गया और 1 ही आ गया, तो मेरा 2 न्यूटन हो जाएगा, 2 न्यूटन। गलती मत कर देना, देखो 4 वैसे भी नहीं आएगा, देखो इसने ऑप्शन उस हिसाब सेट किए, अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 8 न्यूटन आ जाता, और 8 न्यूटन इसका आंसर नहीं हो सकता था, क्योंकि ऑप्शन भी सेट नहीं किया हुआ। लेकिन गलती मत करना, हो सकता है एग्जामिनर ऑप्शन सेट कर दे आप लोगों के लिए। एक वस्तु को 40% और 20% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद 4632 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, समझो। भाई एक चीज बताओ, 4632 रुपये में बेचा गया, पे दूसरी छूट कितनी थी, भाई दूसरी छूट के बाद ही तो बेचा गया ना, तो दूसरी छूट कितनी थी, 20% की, इनकी 1/5 की, इनकी 4 में मैंने बेचा था और 5 में मैंने खरीदा था, मतलब मेरे सीपी। इस हिसाब से अगर मैं 20% की छूट देता, लेकिन इससे पहले एक और छूट दी गई थी 40% की, जिसको 2/5, यानी कि मैंने 3 में बेचा था और 5 में खरीदा था। इसको सोल्व कर दो बस। 12 से कितनी बार जाएगा, 12 चौक 12 तिया 36, 10, 103, इनकी 12 96, 7 इनकी 6, तो 25 इंटू 386, तो 25 चंगा 150, 15 बच गया, 25 8 200, 5 21 बच गया, और 75 21 96, 96। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 9650। नेक्स्ट सवाल, लूप पद ज्ञात करना है। ए डी +3 +4 +5 +6 +7, 19 में 7 जोड़ोगे 26 आएगा, जेड आएगा, ठीक है। उसके बाद बी +5, बी और जी में +5 होगा ना, क्योंकि 2 और 7 पे, ये +7 से 13 इनकी +6, तो फिर ये +7 +8, तो +9 होगा, +9 का मतलब 11, 11 पे क्या आएगा, ए नहीं आएगा, क्या आएगा, ठीक है। इन दोनों में इसको ऑप्शन हो सकता है, डी 4 पे आता है, 11 पे आता है 7, फिर ये कितना, ये 8, फिर देखो यहाँ 19 और 9 28, तो 9, और ये 10, 2 से 12 10, तो यहाँ 11, यानी कि 12 + 11, यानी कि 23 पे कौन आता है, 23 पे डब्ल्यू। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट,
एक पौधे की जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती हैं, जबकि अंकुर हम आमतौर पर ऊपर की ओर पृथ्वी से दूर बढ़ते हैं। अंकुरों और जड़ों की ये ऊपर की ओर वृद्धि, ऊपर और नीचे की ओर वृद्धि हमेशा क्या कहलाती है बताओ? सबको पता है क्या कहलाती है सर? पता है कि गुरुत्वानुर्तन यानी कि जियोट्रोपिज्म क्या कहलाती है? जियोट्रोपिज्म। याद रख लेना अगर नहीं पता हो तो, अच्छा क्वेश्चन है ये। भाई इसको इंग्लिश में देख लीजिए, मैं हिंदी में सोल्व करा देता हूँ। केवल एक कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ए 30 दिन में कर सकता है, बी 40 दिन में कर सकता है। एफिशिएंसी ले लो 120, एक की एफिशिएंसी 4 आ गए, एक की एफिशिएंसी 3 आ गए। यदि ऐसे प्रारंभ करके वे एक एक दिन काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? समझो ये क्या बोल रहा है कि भैया एकांतर करते हैं, इनकी एक दिन छोड़ के एक दिन करते हैं, यानी कि पहले दिन ए आएगा फिर दूसरे दिन बी आएगा, यानी कि फिर वापस ए आएगा फिर दूसरे दिन बी आएगा। ठीक है, तो दोनों की एफिशिएंसी 7 हो गई थी, तो 4 दिन में, 4 दिन 4 डेज में कितना हो गया? 7, 14। तो 2 दिन में कितना हो जाएगा? 2 दिन में 7 हो जाएगा। अगर 2 दिन में 7 कर रहा है, मुझे 120, 7 का कितना मल्टीप्लाई है? 7 17, 119 होता है, सब लोगों को पता है। 7 × 17 119 होता है। तो इसमें भी 17, इनकी 34 दिन में कितना हो जाएगा भाई? 119 कार्य हो जाएगा 34 दिन में। तो अब एक कार्य करने के लिए कौन आएगा? वापस ए आएगा, तो एक कार्य के लिए 4 यानी कि 0.25 दिन। तो मेरा 34.25 आंसर हो जाएगा, 34.25 खत्म। बड़ा बेहतरीन सवाल और लॉजिकल सवाल जो आपको सोचना पड़ेगा। ये कथन दिया गया है, अपने को कार्रवाई ज्ञात करनी है। स्टेटमेंट दिया गया है, एक्शन क्या ले सकते हैं उसके ऊपर चर्चा करनी है। निर्धारित परिवहन हड़ताल से बाजार में सब्जियों की किल्लत होगी और दाम भी बढ़ेगा। इसने एक कथन दिया है कि निर्धारित परिवहन हड़ताल कर रही है, अभी मान लो परिवहन की हड़ताल चल रही है तो बाजार में सब्जियों की किल्लत होगी और दाम भी बढ़ेंगे। ठीक है सर, इसकी क्या कार्रवाई कर सकती है सरकार या फिर कोई भी, मतलब सरकार या फिर परिवहन विभाग या आम आदमी, मतलब जो भी चीज़ें हैं। देखो कार्रवाई, सरकार को हड़ताल रद्द करने के लिए परिवहन संघ से बात करनी चाहिए। भाई जब भी कोई हड़ताल होती है तो हमेशा अधिकारी हो गए, सरकार हो गए, उनसे बात करने की तो प्रयास करते हैं ताकि वो हड़ताल सामंजस्य से ख़त्म की जा सके। तो ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। दुकानदारों को अतिरिक्त सब्जियां पहले से खरीद कर रखनी चाहिए। ये क्या बात है? मतलब हड़ताल कर रहे भाई, हड़ताल किसने की है? परिवहन विभाग ने, या परिवहन हड़ताल हुई है, तो दुकानदार को कैसे पता होगा? तो दुकानदार पहले से तो इन चीज़ों को खरीद के नहीं रख सकता, और खरीद के रख ले तो खराब भी होने की संभावना है। मान लो हड़ताल 2 दिन चल गए, 5 दिन चल गए, मतलब थोड़ा सा लॉजिकली सोचो तो क्या हो जाएगा? केवल पहली कार्रवाई, नीति आयोग में ने, एक बार इंग्लिश में देख लो, नीति आयोग ने लोग ऑटोमोटिव क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऑटोमोबाइल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? बताओ क्या है? चौथा स्थान है भारत का। कौन सा स्थान है? चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन पौधों में प्रकाश और या गुरुत्वाकर्षण जैसे पर्यावरणीय कारकों के कारण होता है? बताओ बताओ किसके कारण, कौन सा? क्योंकि ये पौधों के भागों की बढ़ने की दिशा में परिवर्तन है। अभी मैंने गुरुत्वाकर्षण वाली एक चीज बताई थी आप लोगों को, अभी आया था ना क्वेश्चन, ऐसा ही तो आया था शायद। पौधों के भागों के बढ़ने की दिशा में परिवर्तन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में देख लीजिएगा आप, वापस हिंदी। एक निश्चित धनराशि 16% वार्षिक ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो मूलधन क्या होगा? समझो, कोई भी राशि अगर 33,640 हुई है, तो एक बात बताओ, ये तो मिश्रधन आया है, मिश्रधन, तो मूलधन मिश्रधन से तो ज़्यादा नहीं हो सकता। समझो
और 16% का साधारण ब्याज भी कितना होता है? 32%। अगर मैं 30,000 का 25,000 का 32% करूंगा तो 32.5 से ऊपर जाएगा, इनकी ये हो सकता है। अगर इसका 30% करता हूं मैं तो 39,000 हो जाएगा, जबकि इसने 33,000 है। 20,000 का अगर मैं 40% भी करता हूं तो 28,000 के करीब ही जाएगा। तो इनकी सीधा सीधा आंसर मुझे दिख गया। क्या सोल्व करने की जरूरत पड़ी? इसने ऑप्शन ऐसे सेट कर रखे थे कि मुझे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन सर आप बोलो, आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर हमें सोल्व करना पड़ गया तो फिर एक काम कर सकते हो, आप रेशो से सोल्व कर सकते हो। कैसे सर? 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4/25 ये लिख सकता हूँ। 2 वर्ष का है तो स्क्वायर कर दो, यानी कि 29/25 का स्क्वायर कर दो। कितना हो जाएगा सर? 841/625। मूलधन मेरा 625 है और मेरा मिश्रधन 841 है। ये 33, 640 841 का मान है और मुझे 625 का मान ज्ञात करना है। तो ये कितनी बार जाएगा? ये 4 बार जाएगा, 4 0 बार। तो मुझे कितना मिल जाएगा? यहाँ से 25,000 मिल जाएगा। सोल्व कर लेना। तो ऐसे भी आप लोग सोल्व कर सकते हो। बाकी आपको मैंने ऑप्शन देखे मैंने यार, काफ़ी दूर दूर है। मैं अगर 30% भी मानूंगा तो मेरा ऑप्शन मेरा सेट हो जाएगा बड़ी बेहतरीन तरीके से। मुझे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी थोड़ी सी। नेक्स्ट, एक ऑटो रिक्शा एक सवारी को लेता है और उत्तर में 6.5 किलोमीटर की यात्रा करता है। यहाँ से गया 6.5 की यात्रा की, बाई और मुड़ जाता है और 1.5 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर वो दक्षिण में मुड़ जाता है, दक्षिण में, और 2.5 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर अपने वो बाई और मुड़ता है, 1.5 किलोमीटर की यात्रा करता है, यानी कि वापस यहीं आ जाता है। अपने प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में ऑटो रिक्शा कहाँ है बताओ? 4 और उत्तर की दिशा में, 4 और उत्तर की दिशा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है बताओ? एक लिंगी पौधा कौन सा हो? देखो समझो, अब इसमें एक चीज देखी, तरबूज या तो एक लिंगी हो सकता है या उभयलिंगी हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो बताओ एक लिंगी क्या होता है? चलो एक लिंगी बताओ। ये इनके पुष्प में या तो उनके जो युग्मज है वो या तो नर हो या मादा हो, ये एक लिंगी होता है। उभयलिंगी या तो नर और मादा दोनों हो। तो ऐसा कौन सा ये चीज है? एक लिंगी तरबूज होता है। इसमें क्या होती है? या तो नर होता है या मादा होती है। ठीक है, एक लिंगी पौधा। एक लिंगी पौधे के कुछ और उदाहरण बता देता हूं मैं आप लोगों को। खीरा, कद्दू और मक्का। और उभयलिंगी के गुलाब, लीची और टमाटर। ये सब 3 उदाहरण मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसको सोल्व करो। देखो अगर इसको सोल्व करने गया ना मुझे, जैसे मुझे दिख रहा है ये, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो चलो कोई ना, अपने को कौन से मार्क्स से मतलब है, टाइम लगेगा तो लगेगा। चलो सोल्व करो। अगर मैं इसको, आप लोगों ने पढ़ा होगा ए एम इंटू ए एन बराबर क्या होता है? ए की पावर एम प्लस एन। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? ऐसे लिख सकता हूँ सर, लिख सकता हूँ। लिख सकते हो ना? तो क्या लिख सकते हो? 3a इंटू 3 इंटू 4a प्लस 4 की पावर 6 इंटू 5 2a, क्योंकि 5 का स्क्वायर कर दिया ना मैंने, यहाँ स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इंटू 5 की पावर 2। ऐसे सोल्व कर। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया ना, देख लो वापस। बराबर 4/15, इनकी इसको क्या लिख सकता हूँ? ऊपर ले जाता हूँ इसको, एक काम करो इसको ऊपर ले जाओ, तो इसको 5 की पावर 26 माइनस और 3 की पावर -26 ये लिख सकता हूँ। और इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 3a इंटू 3 की पावर -3 ओके, इंटू 2 की पावर 3a इंटू 2 की पावर 6 इंटू फटाफट 3a इंटू 15 5 की पावर 12। अब समझो,
अगर मैं यहाँ ऊपर ले गया इसको तो ये क्या हो जाएगा 3a-3a और इंटू 3⁶, ये देखो ऊपर ले गया मैं, इंटू कितना हो जाएगा 2, इसको मैं यहाँ स्क्वायर कर दूँ ना 2 का, तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 12। अगर मैं इसको ऐसे रखूँ तो ये a है, ऐसा होगा क्या? क्या सही है क्या यार? ये काफ़ी टाइम ले लेगा यार, मुझे लग रहा है कि इसको छोड़ दो अभी के लिए, छोड़ दो अभी के लिए, छोड़ दो, मैं करवा दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट खराब भी हो गए मेरे। 3, 1, 18, 14, 9, 22, 1 और 12, ये कितना हो जाएगा 12, 16, 25, 1, 10, 25, 20 और 7। एक चीज़ देखो, यहाँ से मैं तोड़ो 3 - 1, 3 - 2, -2, -2, -2, इसी प्रकार ये -2, ये -2, ये -2, ये -2, तो यानी कि इनको भी तोड़ो। t का -2 कितना होता है r, r आएगा सबसे पहले, तो s वाला ख़त्म, और s का -2 q आएगा, q 19, 17 वाला, यानी कि ये भी ख़त्म। फिर i का g दोनों में है और d का b, यानी कि यहाँ तक तो हो गया सही। फिर e का -2 कितना होगा भाई c, यानी कि d नहीं आएगा c आएगा, यानी कि 48 में c आ गया। नेक्स्ट सवाल, किस राज्य सरकार ने 80,000 छात्रों को सशक्त बनाने के लिए स्किल उदय तोंगाई कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? बताओ। चर्चा में रहा था ये बहुत अच्छा, त्रिपुरा ने। किसने? त्रिपुरा ने। नेक्स्ट, एक बार इसको इंग्लिश में देख लीजिए। 60 मीटर लंबे पुल में उमा तैरती है, वह 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक और उसी रास्ते से वापस तैरकर 120 मीटर की दूरी तय करती है, तो उमा का औसत वेग कितना होगा? बताओ। 0, 0, 0। सर क्यों 0 होगा? उमा तैरकर वापस उसी स्थान पर आ रही है, तो विस्थापन, एक बार बताओ, जो उमा का औसत वेग है ना, वो विस्थापन ही होगा। समझे नहीं आप भाई? विस्थापन क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। अब वेग क्या हुआ है, वो गई है और वापस 60 मीटर गई है और 60 मीटर वापस ही आ गई, तो वो वापस उसी स्थान पर आ गई, तो उमा का औसत वेग यानी कि विस्थापन कहाँ हुआ भाई? वो तो वहाँ की वहीं आ गए, तो 0 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये एवरेज पर काम नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। 400-500 के बीच की संख्याओं का योग जो 8, 12 और 16 उन्हें विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल देता हो। बताओ कैसे निकालोगे? बताओ। 8, 12 और 16 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 48, तो 48 इंटू k + 5 होगा, यही बात है। तो 400 के करीब जाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9 से। 48 इंटू 9, क्योंकि अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 480 हो जाएगा, तो 480 भी तो चाहिए, क्योंकि 480 भी तो इसी के बीच चाहिए। 10 + 5 + 5, तो ये कितना हो जाएगा? 9, 72, 7, 36, 43 + 5, और ये कितना हो जाएगा? 480 + 5, तो ये कितना होगा? 437 और 485, जोड़ दो भाई, 2, 11 और 1 12 और 9, इनकी 922 मेरा आंसर हो गया भाई। 400 से 500 के बीच ही चाहिए मुझे, तो मैं कैसे ले जाऊंगा? ऐसे ले जाऊंगा ना भाई। अगर मुझे सबसे छोटी, यानी कि अगर मुझे चाहिए होती थी कि पहली 2, तो मैं क्या करता? के की जगह 1 रख देता और दूसरी बार के की जगह 2 रख देता। फुटबॉल मैदान में खेला जाता है, तो टेनिस कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में। सबको पता है ना, टेनिस कोर्ट में खेला जाता है। किस संगठन ने शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखे रिपोर्ट जारी की है, जिसने स्कूली बच्चों में पोषण
बेहतर पोषण का आग्रह किया है, बताओ कौन सी होती है? अरे सबको पता है ये तो, कौन सी होती है बताओ? यूनिसेफ होती है जो बच्चों के लिए कार्य करती है। निम्नलिखित में से किसके साथ भुजा हुआ चूना CaOH मिलाकर ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है, बताओ? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन एक चीज बताऊं आप लोगों को, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? CaOCl2। तो क्या मिला मुझे? Cl, क्लोरीन मिला, क्लोरीन गैस Cl। नेक्स्ट, एक व्यापारी 25% छूट देके भी 25% का लाभ कमाता है, ठीक है? तो कह रहा है कि यदि वो वस्तु को 10% छूट पर बेचता तो उसका लाभ। मैं एक चीज बताऊं, मैंने MRP और CP का कितनी बार रेशो निकालना बताया है? मैंने क्या बोला है? 100 माइनस, सॉरी, MRP निकालना है तो प्लस क्या कर दो? प्रॉफिट। और अगर CP निकालना है तो 100 माइनस डिस्काउंट, तो कितना हो गया? 100 प्लस 25 और 100 माइनस 25, तो कितना हो गया मेरा? MRP CP का रेशो 125 और 75 हो गया। अगर मैं वस्तु को छूट कितनी दे रहा हूँ? 10% की 12.5 की छूट दूंगा तो 112 में बेचूंगा। ये मेरा 112.5 क्या हो गया? SP आ गया। 75 से कितने ज़्यादा हम बेचा? 37.5 ज़्यादा हम बेचा। 37.5 75 का कितना प्रतिशत है? 2, यानी कि 50% है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 50%। तो इसी के साथ आपका टाइम भी समाप्त हो जाता है। बाकी के जो क्वेश्चन बच गए, 54 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, जो बाकी क्वेश्चन बच गए अभी उनको भी करवा देंगे आप लोगों के सामने। टेंशन क्यों लेते हो? सबमिट हो जाने दो। तो भाई 52 नंबर थे जो भी, मतलब ठीक है यार। मैंने एक क्वेश्चन कौन सा गलत हो गया अभी? बता देंगे आपको कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया। आपको सारे क्वेश्चन बता जाएंगे, टेंशन क्यों लेते हो? वेट अ सेकंड, मैं पानी वानी पी लेता हूँ तब तक आप लोग देखिए। बंगाली हो गया, बंगाली। अरे यार एनालिटिक पे क्यों क्लिक हो गया? बाय सूरी सूरी सूरी। चल जा मेरे भाई, फटाफट भाइयों को सॉल्यूशन करवाना है। इनकरेक्ट और अटेम्प्ट, पहले तो इनकरेक्ट देखने दो। 53वां इनकरेक्ट हुआ है। ये फिर यूनेस्को होगा क्या? यूनेस्को होगा भाई, यूनेस्को होगा भाई इसका। सॉरी, इसको सोल्व करो। 8% लोगों ने आंसर दिया है। सोचिए किस लेवल का क्वेश्चन होगा ये, बताइए आप लोग। क्या, एक बार बताओ, मैं सोल्व करते जाता हूँ इसको, समझते जाना, मैं सोल्व करते जा रहा हूँ। एक तरफ का मैं पहले सोल्व नहीं करूँगा। अगर मैं क्या कर सकता हूँ इसको 3A, देखो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैं क्या करता है सीधा इसको करके ऊपर कर देता। समझ रहे हो कि मैं इसको करके, लेकिन आपको समझाना पड़ रहा है इस वजह से। प्लस 4A इंटू, एक काम करो इसको, एक काम करो 2 इंटू 2A कर दो, और इसको क्या कर दो 2 से कर दोगे तो 2 इंटू 2 की पावर 12 कर दो। ठीक है सर, ओके सर। इंटू ये कितना कर दो 5 की पावर 2A प्लस 2 कर दो सर। अरे यार मैं क्या कर दिया, अलग अलग लिख रहा था ना मैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, 5 की पावर 2 कर दिया। ठीक है सर, हमने ये भी देख लिया सर। आपने हमें
यहाँ इंटू है, प्लस नहीं है। अब आपने यही चीज़ नीचे की, 3 की पावर 3 आएगा तो 3a माइनस 3 आ जाएगा, इंटू 8 की पावर इनकी 2 की पावर 3, इनकी 2 की पावर 3a माइनस, क्या कर देता हूँ मैं बार बार, 3 की पावर 3 करो ना इसको, हाँ -3, ठीक है। 2 की पावर, इसको भी फिर एक काम करो, इसको भी ऐसे ही कर दो, 2 की पावर -6, ओके सर। ऐसे आगे वाले को भी कर दो, 5 की पावर क्यूब आएगा तो 3a इंटू 5 की पावर 12, ऐसे इसको कर दो 4 इंटू 3 की पावर -26 और 5 की पावर -26, ठीक है सर। अब एक काम करो, सबको ऊपर ले जाओ, 3 की पावर a -3 की पावर -3 भी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर -2a हो जाएगा, ये ऊपर जाके प्लस, समझो अगर मैं अभी तक तो ये चीज़ें सोल्व हो चुकी, मैं काटता जाऊंगा इसको, अब इसको सोल्व करूंगा तो ऊपर जाके 3 की पावर 6 हो जाएगा, इंटू होगा ना, प्लस क्यों आएगा, यानी कि ये चीज़ भी सोल्व हो चुकी। अब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये 2 की पावर -a हो जाएगा, -a, तो ये भी सोल्व हो चुकी। अब क्या होगा, 2 की पावर 18 हो जाएगा, 18, भाई यही तो होगा ना, ठीक है, ये भी सोल्व हो चुका। और 5 की पावर -a हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक है, ये भी सोल्व हो चुका। और ये कितना हो जाएगा, इंटू 5 की पावर -10। क्या ये बात समझ में आ गई सर, समझ में आ गई। अब देखो 4 इंटू 3 की पावर -26 इंटू 5 की पावर -26, ठीक है। अगर मैं 3 की पावर को जोड़ दूं तो -2a + 6 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं वापस ये कर दूं, ये भाई a की पावर m इंटू a की पावर n को मैं वापस यही कर दूं, a की पावर m + n, ये तो मैंने आपको सोल्व करने के लिए, समझाने के लिए लिखी है ये चीज़ें। 2a नहीं तो मैं इसको वहीं कर देता, यहीं पे ये माइनस करके एक ही लाइन में, 18 इंटू ये कितना हो गया, 5 की पावर -a - 10 बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 26 इंटू 5 की पावर -26, ये -26 है, ठीक है, ओके सर। सर अब क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी ना, अगर बेस समान है, a की पावर m और a की पावर n है तो m बराबर n हो जाता है। अब यहाँ से किसी से भी कोई सी भी संख्या, 3 की पावर कितना है भाई, ये हो जाए तो 3 की पावर यहाँ -26 है, तो एक काम करो -2a + 6 बराबर 26 कर दो, तो कितना हो जाएगा, a बराबर, एक मिनट, यहाँ माइनस है क्या, यहाँ -26 है ना, तो ये -26 यानी कि -32 हो जाएगा, -2a बराबर, तो माइनस से माइनस, तो a बराबर 16 आ जाएगा। और तो a का मान अगर मैं 16 रख दूंगा तो 16 + 9 यानी कि 25 यानी कि 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर तो 5 आ गया सर, आपने तो ये ले लिया, क्या हमने ये नहीं ले सकते, बिल्कुल ये भी ले सकते, तो यहाँ क्या -1 + 18 का बराबर कितना ले लोगे, 2 ले लो, तो -a बराबर -20 हो जाएगा, सॉरी -16 हो जाएगा, -16 इधर आ गया माइनस, तो ये माइनस से माइनस, तो a बराबर 16 आ गया। सर हम नहीं, ये हम हमारा मन है कि ये लेंगे, हम -a - 10 लेंगे, तो -26 कर दो, तो एक काम इधर जाके कितना हो जाएगा, -a बराबर -16, तो ये भी यहाँ से भी 16 जाए, कैसे भी करो एक का मान 16 ही आना है आपका, ठीक है। तो मान रख दिया और मेरा आंसर क्या आ गया, 5। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, बड़ा बेहतरीन सवाल है। 53वां मैंने बता दिया, 56, ओके। एक बार इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए, अब मैं वापस करवा देता हूँ। कुछ क्या है, कुछ ऑटो साइकिल है, कुछ ऑटो साइकिल है भाई, कुछ ऑटो साइकिल है, ऑटो साइकिल है, ठीक है सर। सभी साइकिल ट्रक है, ये सभी साइकिल ट्रक है, ट्रक। अबे बोल रहा है कुछ ट्रक ऑटो है, कुछ ट्रक ऑटो है, बिल्कुल है, ये जो हिस्सा आ गया है ऑटो है। कुछ ट्रक साइकिल है, कुछ ट्रक साइकिल भी है, कुछ साइकिल ऑटो है, बिल्कुल है, तो तीनों अनुसरण करेंगे, तीनों। नेक्स्ट, इंग्लिश में देख लीजिए एक बार।
एल्यूमिनियम और सल्फेट आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा सही दर्शाता है, बताओ। एल्यूमिनियम और सल्फेट, क्योंकि Al2 तो होता ही है, सल्फेट का SO4 होता है, यानी कि ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से। और 3 अणु होते हैं ना इसके, 3 अणु, तो ये नहीं होगा, फिर तो C होगा। नेक्स्ट सही है। 12 मीटर, एक बार इंग्लिश में देख लीजिए, अच्छा सवाल है ये। देखिए 12 मीटर और 0.45 मीटर और 1.89 मीटर की दीवार बनाने के लिए आवश्यक 18 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की ईंटों की संख्या है। तो यदि इसकी मात्रा का 3/14 हिस्सा मोर्टार है, मोर्टार द्वारा लिया गया है, तो मुझे 11/14 का मान ज्ञात करना है। कुल मिला के बात यही है, समझो। मैं क्या बोलता हूं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। मैंने क्यों लिखा, इसका भी रीजन बताता हूं। ये मीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है। अगर मैं मीटर को सेंटीमीटर में बदलूंगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा, वो कैसे भी बदलेंगे, अपन सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि आसान हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 100 से गुणा करना भारी हो जाएगा। अगर इसको करूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1200 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 189 सेंटीमीटर। ठीक है सर। अब मुझे अगर ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है, ईंटों की संख्या, नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो मैं क्या करूंगा भाई, पूरी दीवार का आयतन लूंगा। दीवार को जितनी भी बनाने के लिए जितनी भी चीजें लगी, मतलब ईंटें लगी, भाई दीवार का संख्या कैसे निकालोगे भाई, दीवार को जितनी भी चीजें, मतलब जितनी भी आवश्यकता हो दीवार को बनाने के लिए ईंटों की, उनका आयतन अपॉन ईंट का आयतन। भाई वॉल्यूम ऑफ, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉल, यानी कि दीवार का आयतन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। अगर इसका इसमें भाग दे दूंगा और इसका 11/14, 11/14 तो क्या है, ये है, क्योंकि 3/14 हिस्सा तो किसने ले लिया, मोर्टार द्वारा ले लिया, तो 11/14 चाहिए मुझे। अब समझो वॉल्यूम कितनी होगी वॉल की, 1200 इंटू 45 इंटू 189। भाई ये दीवार की आयतन हो गया, और इसका कितना हो जाएगा, 18 इंटू 15 इंटू 12, यही हो जाएगा। और इसका कितना, 11/14। अब सोल्व कर दो भाई, 12 से ये 100 बार गया, 15 से ये 3 बार गया, और 9 से 2 बार गया, 9 से 21 बार गया, 7 से 3 बार गया, 7 से 2 बार गया, 4 से ये 25 बार गया, तो कितना मिल गया, 25 नाम 225 इंटू 11, 225 इंटू 11, 11 पंजो 55, और 22 और 5 7, 2 बच गया, और 22 और 2 24, 75 मिल गया, 24-75। बड़ा बेहतरीन सवाल, लॉजिकल सवाल, और आप लोग देखो 19% लोगों ने किया है, तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना अच्छा सवाल रहा होगा ये। अंकित बीनी और चीनी से संबंधित है, अंकित, ओके। डेजी चीनी की डेजी है ना, वो माता है किसकी, चिंकी की। अरुणा बीनी की बहन है, अभी अरुणा बीनी की बहन है, नहीं पता। और डीजी भी बीनी की बहन है, डेजी भी किसकी है, बीनी की बहन है, ओके। अरुणा किसकी बहन है, बीनी की बहन है, तो ये अरुणा का नहीं पता, मैं अभी सॉरी बीनी का नहीं पता, वो पुरुष या महिला है। अभी सुनो, चिंकी अरुणा से किस प्रकार संबंधित है, तो इसकी बहन की बेटी है, तो क्या हो जाएगी, बहन की बेटी भतीजी हो जाएगी। भाई भतीजी या भांजी तो बोलते हैं अपन, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा, एक बार इंग्लिश में कर दीजिए, बहुत देरी से समझा रहा हूं आज मैं।
निम्नलिखित में से कौन सा अजैवनिम्नीकरण पदार्थ निष्क्रिय हो सकता है और लंबे समय तक पर्यावरण में बना रह सकता है और या पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचा सकता है? सबको पता है, प्लास्टिक वाली चीजें, प्लास्टिक से बना पदार्थ। अगर ये दे रखा है के माइनस 3/k बराबर 5, तो के स्क्वायर सबको पता है क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस 2 बी कर दो, कुछ भी कर दो, ये तो इसका हो जाता है 2xy होता है ना भाई, x प्लस 1/x अगर दे रखा हो माइनस में, तो ये क्या होता है, x प्लस 1/x बराबर ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बताओ, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स 1/x ये होता है, लेकिन ये कट जाता है इसलिए अपन सिर्फ 2 लिखते हैं, यहाँ कटेगा नहीं। अब देखो 25 होगा, ए का स्क्वायर प्लस, सॉरी हाँ प्लस 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 2 इंटू के इंटू 3/k, तो के से के कट जाएगा तो 6 यानी कि 31 मेरा आंसर आ जाएगा। 25 प्लस 6 31। नेक्स्ट सवाल, ऐसे कितनी प्रतीक है, इतने यानी कि ऐसे कितने साइन हैं जिनके ठीक पहले एक नंबर है और ठीक बाद में एक अक्षर है? इनके पहले एक नंबर होना चाहिए और बाद में एक अक्षर भी होना चाहिए, साइन होना चाहिए पहली बात तो। ये देखो यही मिल गया, ये साइन है, पहले एक नंबर भी है और बाद में एक अल्फ़ाबेट भी है, अक्षर भी है। उसके अलावा साइन के बाद दोनों तरफ अल्फ़ाबेट है, साइन के बाद दोनों तरफ संख्या है, साइन के बाद अल्फ़ाबेट है और पहले संख्या एक ही हो गया 2, और साइन के बाद संख्या है ठीक पहले होनी चाहिए बाद में नहीं होनी चाहिए, तो साइन तो 2 ही संख्या है 2, ये रहा। नेक्स्ट, पढ़ लेना। एक श्रेणी परिपथ में यदि एक प्रतिरोधक हटा दिया जाता है या टूट जाता है तो परिपथ में धारा क्या हो जाएगी बताओ? भाई जब टूट ही गया तो खत्म धारा, क्या शून्य हो जाएगी, शून्य। क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है? अगली 4 क्रमागत विषम संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा बताओ? बताओ, कोई बता सकता है कि क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल घटिया सवाल सर, क्या बात कर रहे हो, हम नहीं बता पाएंगे। k+4 आंसर बस, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता कैसे, मैं बताता हूँ भाई। क्या होता है ना, जो विषम संख्याओं का औसत होता है ना, n विषम संख्याएं तो उनका औसत भी n ही होता है। कैसे सर, नहीं आया मैं समझ में, समझो। अगर 7 संख्याएं मैंने विषम ले ली, 1 3 5 7 है ना, मतलब 4 संख्याएं मैंने विषम ले ली, तो इनका औसत कितना है? 4 5 9 और 16, 16/4। क्या एग्जाम्पल समझ में आया? 4 विषम संख्या है तो 4 का औसत लगातार है ना, तो मेरा क्या हो गया, 4 ही मेरा एवरेज आया। उसी प्रकार 7 क्रमागत संख्याओं का अगर k है, अगर मैंने उसमें 4 संख्याएं जोड़ भी दूँ ना विषम, तो मेरा +4 हो जाएगा, यानी कि n+4 हो जाएगा, यानी कि k+4। तो मैं इस तरीके से बनता है ये बात, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, 71 दिनों में कुल कितने विषम दिन है बताओ? बताओ 71 में 7 का भाग दे दो, कितने विषम दिन बच गया? 1 दिन, क्योंकि 10 बार चला जाएगा, 1 दिन बच जाएगा विषम। नेक्स्ट, वीडियो कितना लंबा हो गया भाई? 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, काफ़ी समय हो गया, लेकिन अब कोई ना 10-20 मिनट का और बनेगा, 20-1 मिनट का, 15-20 मिनट का बनेगा, कोई बात नहीं। एक बार इंग्लिश में दिखा देता हूँ मैं इसको, देख लीजिए। मोस किससे संबंधित है? मोस क्या है बताओ? क्या पता है? सबसे पहले आप लोगों को कौन सा पता है? चलो सबसे पहले आप खुद से पूछे कि आप लोगों को कौन सा पता है। सर हमें फर्न पता है, क्योंकि फर्न हमें बहुत बार सुना है। मैंने कि ऐसा फर्न क्या होता है? मैंने कि सर, तो एक बच्चे ने बोला कि सर फर्न होता है संवहनी पौधा। मैंने कि सही में? हाँ बिल्कुल सर। तो बी का तीसरा होगा, बी का तीसरा, 2 ऑप्शन खत्म। सर अब हमें क्या पता है? अब बताइए सर,
सर हमें मोस का तो नहीं पता, लेकिन हमें पुष्पी पौधे का पता है। मतलब जो मैं बता रहा हूँ, मैं खुद की बता रहा हूँ, मुझे तो पता है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि किसी को पुष्पी पौधे का पता चला। अगर पुष्पी पौधे का पता चला, पुष्पी पौधा क्या होता है, आवर्त बीजी होता है, आवर्त बीजी, तो दूसरे का डी का दूसरा, डी का दूसरा, खत्म। मेरा आंसर क्या हो जाएगा। अब मोस का नहीं भी आता होगा तो सीधा पता चल गया भैया मोस असहवनी पौधा है। ये एग्जाम में करने का तरीका होता है। नेक्स्ट सवाल, यदि टेन ए बराबर ए बाई बी है तो इस प्रकार इसका मान क्या होगा। ये पूछा है कि ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर के। समझो, देखो इसको कैसे कर सकता हूँ। आप लोगों ने योगांतर अनुपात का नियम पढ़ा है, योगांतर अनुपात का मैंने पढ़ा है, अभी यहीं पढ़ा है, योगांतर अनुपात का नियम क्या कहता है। अगर a बाई बी अगर कोई संख्या है और c बाई डी है तो योगांतर अनुपात क्या कहता है, एक बार ऊपर जोड़ दो, एक बार माइनस कर दो। उसी प्रकार इधर भी जोड़ दो और एक बार इधर भी माइनस कर दो। तो ये होता है योगांतर अनुपात का नियम। अगर मैं इसमें योगांतर अनुपात का नियम लगाऊं तो समझो, अगर मैं इसमें जोड़ूं तो b माइनस ये तो कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 2a साइन थीटा बच जाएगा सर। अगर मैं माइनस करूं तो ये माइनस ए साइन थीटा और ये प्लस साइन ए साइन थीटा कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, माइनस 2b कोस थीटा बच जाएगा सर। बिल्कुल सर, बराबर। इस प्रकार अगर ये यहाँ माइनस बी से माइनस कट जाएगा तो 2a स्क्वायर बच जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा सर, 2b सॉरी 2 माइनस 2b स्क्वायर। ओके सर, अब इसका के रेशो करना है, ठीक है। अब मैं अगर एक बात करूं, समझना, क्योंकि 2 से 2 कट गया, ठीक है। और मैं अगर यहाँ से साइन थीटा और कोस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा लिख सकता हूँ। और टेन थीटा का मान क्या है, ए बाई बी, तो ए अपॉन बी माइनस, इसकी जगह मैं ए बाई बी लिख सकता हूँ सर, लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो ये और 2 से 2 कटा जाएगा तो इसे अंडर रूट क्या है, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो के का मान क्या बच गया भाई, ये माइनस से माइनस, तो इसका ये बराबरी तो हो गया, यानी कि के का मान 1 हो गया, 1। अच्छा सवाल था, 23% लोग सिर्फ आंसर दे पाए, वो चीज़ बड़ी अच्छी बात है। आप लोग दे पाए तो बड़ी बेहतरीन बात है आप लोगों के सामने। 9% लोगों ने आंसर दिया है, तो आप लोग अच्छे से देखेगा इसको, फिर ट्राई करिए आप। इससे पूछा श्रृंखला में आगे आकृति आएगी, कौन सी आएगी। देखो, मुझे कोई ना कोई एक ऐसा लॉजिक पकड़ना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ें कर दे, कुछ ना कुछ मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मुझे थोड़ा सा मेरे लिए आसान कर दे। मैं क्या बोलता हूँ कि मैंने एक चीज़ ढूंढी, यहाँ पे क्या ढूंढी सर, ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ की दूसरे में यहाँ जा रही है, ये देखो यहाँ से पहले से दूसरे में ये गया, फिर क्या किया, फिर परसेंटेज यहाँ गया, फिर देखो ये वाला चिन्ह यहाँ गया, ये वाला चिन्ह यहाँ गया, तो ये वाला आर वाला चिन्ह ऊपर जाएगा, आर वाला चिन्ह ऊपर जाएगा। किस किस में ऊपर जा रहा है भाई, यानी कि सी में नहीं जा रहा, ओनली डी और ए बी में जा रहा है। यानी कि मेरा सी वाला तो ऑप्शन खत्म हो गया, सी वाले पे तो मैं कोई अब चर्चा ही नहीं करूँगा। नेक्स्ट सर और क्या कर सकते हैं हम मैंने कि यार सोचो क्या कर सकते हो। और एक बार मैं इसको छोटा कर लूँ थोड़ा सा, ताकि मुझे मतलब सारे ऑप्शन एक साथ। अरे यार क्या कर दिया, अरे भाई, अरे यार, गुस्सा आ रहा है खुद पे, क्या कर दिया छोटा करने के चक्कर में। अब वो जल्दी से चलेगा ही नहीं यार। सॉरी फॉर द सॉरी यार, सॉरी 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 दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन था अपना,
68, हाँ 68, ओके। तो मेरा क्या हो गया था कि मेरा सी तो हट गया था मेरे पास से, सी हट गया था। ओके सर, इनकी ये तो हट गया था मेरे पास से, तो इसको तो मेरे को कुछ चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ 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 एक चीज़ बताओ, यहाँ कौन सी संख्या आ रही है, यहाँ परसेंटेज कहाँ से आ रही है, नहीं पता, अभी नहीं पता मुझे। लेकिन एक चीज़ देख पा रहा हूँ मैं कि ये यहाँ गई है, ये यहाँ गया है, देखो यहाँ पे ये वाली संख्या यहाँ गई है, तो ये वाली संख्या यहाँ गई है, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो क्या क्या लाऊंगा, यहाँ तो कुछ ला ही नहीं सकता। अब तो ये भी लॉजिक मेरा काम नहीं करेगा। यहाँ पे कौन सा आ रहा है, परसेंटेज आया, फिर मैं यहाँ से अलग ही चिन्ह लाया, बिल्कुल अलग चिन्ह जो इसमें नहीं है। परसेंटेज इधर नहीं है, मैं इधर ले आया। ये देखो तीर का निशान इधर नहीं है, इधर ले आया। तो फिर क्या है, ये एट द रेट यहाँ नहीं है, मैं यहाँ ले आया। अब यहाँ क्या, मैं इन तीनों में ये जो भी आ रहा है, क्या पहले तीसरी ये आकृति में है, नहीं है, तो तीनों ही नहीं है भाई, इनकी ये भी लॉजिक बिल्कुल फेल हो गया। और मैं क्या सोच सकता हूँ भाई, मतलब क्या है, बेहतरीन सवाल बनाया यार। मैं भी बहुत लंबा वीडियो जाना है वाला। और समझिए आप लोग क्या कर सकते हो, ये यहाँ से यहाँ लाया गया, फिर चेंज किया गया, देखो ये यहाँ से यहाँ लाया गया, फिर चेंज किया गया। तो अब किसको लाऊं मैं, ये 4 है तो 5 आना चाहिए। ये इनकी देखो यहाँ से एक एक काम भी सोचा जा सकता है, ये बढ़ाया जा रहा है, एक एक बढ़ाया जा रहा है, और इधर पीछे एक एक कम किया जा रहा है। तो 3 या 4, तो यहाँ पे सारों पे आएगा, सारों पे। और ये यहाँ पे, तो क्या सारों पे है, बिल्कुल है। इनकी ये लॉजिक भी मेरा काम कर गया, नहीं कर रहा। अब मेरा क्या लॉजिक काम कर सकता है, ये अरे यार दिख तो गया, ये देखो ये गायब हो रहा था यहाँ पे, ये यहाँ आया, फिर ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ आया, फिर क्वेश्चन मार्क को मैं यहाँ घसीट के लाया, फिर मैं क्या घसीट के लाया, एक मिनट रुक जाओ। एक चीज समझिए आपने, मैं पहले क्या है ना, यहाँ एक ऐसी संख्या घसीट के ला रहा हूँ जो ये यहाँ पीछे वाली संख्या को, दूसरी बार में अलग ही साइन साइन ले रहा हूँ, अलग ही। फिर देखो इसको फिर यहाँ घसीट के लाया, अब मैं अलग क्या लाया, वर्ग। तो मैं अगली बार क्या लाऊंगा, ये लाऊंगा। तो ये ऑप्शन में सब में है भाई, सब में है, ABCD में सब में है, इनकी ये भी है। क्या बनाया है भाई, क्या क्वेश्चन बनाया है यार। ऐसा नहीं हो जाए कि यार मैं एक मिनट और ट्राई करूंगा, बाकी अगर नहीं हो पाता है तो मैं नहीं करूंगा फिर इसको पीछे। अब देखो अगर मैं यहाँ पे अलग चिन्ह ला रहा हूँ तो यहाँ क्या ला रहा हूँ, पीछे, यानी कि पीछे वाले चिन्ह को मैं गायब कर रहा हूँ, पीछे वाले चिन्ह को मैं गायब कर रहा हूँ। पीछे वाला चिन्ह गायब हो जाएगा, ग्रेटर वाला चिन्ह गायब हो जाएगा, ग्रेटर वाला चिन्ह, यानी कि अब मेरा सी खत्म, ए खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। अब ये दोनों बच गए, इन दोनों में ये अलग है, इनमें सिर्फ यही संख्या अलग है, यही संख्या अब मुझे ढूंढनी पड़ेगी। कैसे ढूंढ सकता हूं भाई मैं, त्रिभुज के बाद गायब करने के बाद मैं कौन सी संख्या ला रहा हूं बताओ, एक ऐसी संख्या ला रहा हूं जो इसमें है ही नहीं। ये देखो ग्रेटर पहले था नहीं, लेकिन यहाँ पे लाया गया है, तो अब मैं एक ऐसी संख्या लाऊंगा जो यहाँ पे नहीं है। तो देखो ये तो है ना अपने, ये तो दे रखा है ना पहले ही, ये देखो ये रहा। तो मुझे अब क्या मिल गया, मुझे डी आंसर मिल गया, डी। बड़ा बेहतरीन सवाल यार, मतलब क्या क्वेश्चन था यार, मैं ऊपर से नीचे तक हिल गया भाई। कितना टाइम लग गया होगा, 8 से 10 मिनट लग गए होंगे इस क्वेश्चन को करने में भाई। बड़ा मतलब यार अनबिलीवेबल क्वेश्चन। अब फटाफट देखो बाकी क्वेश्चन भी कर देते हैं अपन। इसको थोड़ा सा मैं वापस बड़ा कर देता हूँ, इंग्लिश में देख लो, हिंदी में। अब मैं थोड़ा सा पास करवाने की कोशिश करता हूँ। पौधों में बीजाणु निर्माण प्रजनन का एक तरीका है जिसमें बीजाणु का उत्पादन सम्मिलित है। बीजाणु निर्माण के बारे में कौन सा कथन सही है, फटाफट पढ़ते जाओ।
बीजाणु पुष्पाणु द्वारा उत्पादित होते हैं और भी बीजों में विकसित होते हैं। गलत। बीजाणु केवल आवर्तबीजी में पौधों में कायिक प्रवर्धन के रूप में कार्य करते हैं। नहीं, बीजाणु पुष्प रहित पौधों जैसे फर्न और मोस द्वारा उत्पादित होते हैं और वे नए पौधों में विकसित हो जाते हैं। अभी बताए ये पोस और फर्न दोनों आया था ना अभी, मोस और फर्न। नेक्स्ट सवाल, एक शहर की जनसंख्या पहले 12% और दूसरे में 16% बढ़ जाती है 2 वर्ष की। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, पहले क्या 12% बढ़ी, इसको 3/5 सॉरी इसको 3/25 लिख सकते हैं। तो 28/25 बढ़ी, फिर कितनी बढ़ी 16, इसको 4/25 लिख सकते हैं, फिर 29/25 हो गई। 25 से 4 बार गया तो कितना हो गया भाई, 29, 58, 116 इंटू 8, 28/25। अभी देखो इसका इसका दूसरा भी तरीका बताऊंगा। 28 संगा कितना हो गया भाई 168, यानी कि 16 बच गया। 28 16 यानी कि 4 बच गया और 4 यानी कि 32। 25 से भाग दे दो भाई, एक बार 7 यानी कि 2 बार 74 यानी कि कितना 24 यानी कि 9 बार। 29 पॉइंट कुछ आएगा, 29 पॉइंट तो 2 ऑप्शन है। पॉइंट कितना बच गया, फिर बच गया 22, नहीं 22 नहीं, एक मिनट रुको, कितना बच गया 48 यानी कि 23 बच गया। 230 यानी कि 9.2 आएगा, 9.2 यानी कि 29.92 आंसर आया। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे नहीं करते तो दूसरा तरीका, ये तो देख कैलकुलेशन थी फंस गए, लेकिन वहाँ नहीं पता होगा ना तो सोचना ही नहीं। मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर तरीका यही है। बाकी तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कैसे कर सकते थे। 12 + 16, ये अगर फॉर्मूला याद है तो बटे 100 अलग अलग, तो ये कितना हो जाता 28 + 12, ये 192/100, तो ये कितना हो जाएगा 28 + 1.92, 29.2, 92। ये अच्छा सा हो, लेकिन देखो वो ज़्यादा बढ़िया तरीका है मैं इसके बजाय, क्योंकि अगर वो तरीका आप लोगों को ऐसी जगह भी काम करेगा जहाँ 12.5% आ गया, 13 से 1/4 या कुछ भी आ गया, ऐसी जगह भी वो फॉर्मूला काम, वो चीज़ काम करती है, फॉर्मूला काम नहीं करता फिर। नेक्स्ट, ये कितना ज़्यादा है भाई 33 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है भाई 35 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 39 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है ये कितना ज़्यादा है भाई 34 और 3 39, 37। इसमें गलत बताना है, ओके सॉरी, ये कितना ज़्यादा है 41। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आई, अगर मैं इसको ऐसा ना करके ऐसा कर देता, यहाँ 33 ज़्यादा है, यहाँ 35 ज़्यादा, तो 37 ज़्यादा कर देता, तो फिर 39 ज़्यादा हो जाता, 41 ज़्यादा हो जाता, यहाँ 37 आता, यहाँ 39 आता, यानी कि गलत कर दिया है। यानी कि कौन सा गलत है, 366 वाली संख्या गलत है, यानी कि 366 ने तो मेरा लॉजिक बिगाड़ा है। अगर इसकी जगह 364 होता काम ही खत्म हो जाता। नेक्स्ट, किस नासा मिशन को सूर्य के वायुमंडल का अवलोकन करने और प्रकाश के ध्रुवीकरण का उपयोग करके सौर पवनों को उत्पत्ति को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया, बताओ। पंच, ठीक है। अपचे के बारे में सही कथन कौन सा है, बताओ। ऑक्सीजन का से बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन का लाभ बिल्कुल गलत, नहीं हाइड्रोजन का लाभ तो होता है, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन का लाभ नहीं होता, इन दोनों का नहीं होता, ठीक है। तो मेरा ए और बी हो जाएगा, डी आंसर। नेक्स्ट, जो मैथ का सवाल है, जो 12% लोगों ने आंसर दिया है, सिर्फ 12% लोगों ने इस सवाल का आंसर दिया है, अब समझिए। और मैं क्या कहता हूं कि इतना घटिया सवाल है ना, इतना घटिया सवाल कि देखते हैं आंसर कर दोगे। एक आंसर है इसका, चूंकि यार यहाँ तक बहुत से लोग पहुंचे नहीं थे, पहुंचे नहीं होंगे इस वजह से।
देखो मैं क्या बोलता हूँ, ये क्या बोल रहा है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त में एक वर्ग है। एक वर्त दे रखा है, वर्त बनाना, मैं बना के बताऊंगा और पूरा समझाऊंगा अच्छे से। इसमें क्या है, एक वर्त बनाया हुआ है, एक वर्त, एक वर्त बना दिया मैंने, वर्त भाई वर्ग है, ये वर्ग है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। अब इसके बाहर भी एक त्रिज्या एक वर्त खींच दिया जाता है, एक वर्त खींच दिया जाता है। ठीक है सर, एक बात बताइए, जो इस वर्त का जो व्यास है, क्या ए नहीं हो जाएगा, ए सर ए ही होगा, यानी कि इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, a/2, छोटे वाले की त्रिज्या। बिल्कुल सर। बड़े वाले की त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई, ये क्या है, देखो ये मिला हुआ है तो ये भी एक व्यास है, और ये ए है, ये भी ए है, तो इसका विकर्ण क्या हो जाता है, √2a, सबको पता है। तो इसका आधा है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि √2 का आधा, √2 का आधा, 2a का आधा, तो √2 से √2 खत्म, ऐसे ए खत्म। तो क्या आ गया मेरा रेशो, r बराबर, ये कितना आ गया, 1/2 इंटू √2, ऊपर चला जाएगा तो √2 से √2 खत्म। अब ये कितना आ गया, r/r बराबर 1/√2 आ गया। तो बताओ क्या हो गया, r बराबर √2r, यही मेरे बीच संबंध आ गया। तो अगर ये √2 है, कौन सा, छोटा r, त्रिज्या वाले एक वर्ग के अंदर, एक वर्ग इसके अंदर, यानी कि बड़े आर का मान अगर √2 है, तो छोटे आर की मान ज्ञात करना है, तो √2 से √r बराबर 1, बस खत्म। देखो अब इसको मैंने कैसे किया था, मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने सीधा कैसे किया था, क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि अगर किसी वर्त के अंदर, सॉरी वर्ग के अंदर अगर वर्त हो और बाहर भी वर्त हो, तो इन दोनों की जो छोटे आर और बड़े आर के बीच जो संबंध होता है वो आर बराबर √2r होता है। इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को कर पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आकृति जो बाकी से भिन्न है। यार भाई मतलब आज तो मेरे दिमाग को ये क्वेश्चन ने 10 मिनट खराब कर दिए, मतलब बहुत ये हुआ, समझने का प्रयास करिए, सबसे भिन्न होनी चाहिए। कैसे डिसाइड करोगे यार, 4 क्या, कितनी इसमें कितनी है, 4 7 10 और 12, इसमें कितनी है, 6 और 9 और 13, बाकी में 6 और 12, और इसमें 6 और 12। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अब समझ, इसमें ये जो ये निशान दे रखे ने, 12 है, इसमें 12 है, इसमें 12 और इसमें 13 है, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए बी। बिल्कुल, इसने क्या लॉजिक बता रखा है, अच्छा इसने भी ये दे रखा है लॉजिक, ओके ओके, आयतों की संख्या, ठीक। तो चलो भाई इसी के साथ आपके सारे समाप्त हो जाते हैं, बड़ा लंबा वीडियो हो गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। बाकी मैंने आपका हर एक क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया है। बाकी आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, आपके मॉक की प्रैक्टिस और वीडियो को देखते रहिए। आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो मतलब आप सीरियस एस्पिरेंट आदमी हो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। एक मिनट।